बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आजकल जहां पाकिस्तान में तमाम सियासतदान सिर्फ इस चीज़ में लगे हुए हैं कि कौन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और कौन इसकी पासदारी कर रहा है, इलेक्शंस पर एक डिबेट चल रही है, फिर दो इदारे हमें एक दूसरे के आमने सामने जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे असना के अंदर हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के जो बैरूनी चैलेंजेस हैं वो भी वैसे ही हैं। जो हमारे दुश्मन हैं वो भी किसी ना किसी मौके के इंतज़ार में रहते हैं। पाकिस्तान के जो हमसाए हैं वो भी वही हैं ना, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। बट अनफॉर्चुनेट है कि तमाम तर तवज्जो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे है सियासतदानों की तरफ से। जो पाकिस्तान के दीगर चैलेंजेस हैं उसका इदराक अगर है तो कोई इस पर बात नहीं कर रहा है या उस तरीके से हम देख नहीं रहे हैं सियासतदानों को बोलते हुए। ऑब्वियसली जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अदालतों में, पाकिस्तान के पार्लिमान में जो सियासी डिस्कशन चल रही है उस पर ज़रूर आज हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे उस एक चीज़ के साथ जो हमेशा से पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से हमें सामना रहा है। अब ये जो रिसेंट कुछ इंकशाफात हुए हैं, ये कोई पाकिस्तान में एक एनालिस्ट नहीं कर रहा है, पाकिस्तान का कोई सियासतदान नहीं कर रहा है, ये उनके खुद के सियासतदानों की तरफ से आए हैं। आपको याद होगा 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें 40 भारतीय फौजी जो हैं वो अपनी जान से गए थे, और उसके बाद हमने देखा था कि बगैर कोई देर किए फौरी तौर पे पाकिस्तान पर इस हमले का जिम्मा जो है वो लगा दिया गया था। और उसी को फिर बुनियाद बनाते हुए, बहाने के तौर पे यूज़ करते हुए हमने देखा कि पहले वो आर्टिकल 370 वाला इक़दाम जो है वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारत ने वो उठाया, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि देखिए जी ये पाकिस्तान ने किया है तो हमारी अवाम बड़े इस वक्त गम गुस्से का शिकार है और हमने बदला लेना है। और उसके बाद बालाकोट इंसिडेंट जो है वो हुआ था, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान ने 2 भारतीय जहाज़ जो है वो मार गिराए थे। एक हमारी तरफ जो गिरा था उसका तो बल्कि पायलट भी कैप्चर हो गया था, जो कि बाद में हमने उनके हवाले भी कर दिया एज गुडविल जेस्चर। अब जो असल कहानी है उस पर आते हैं। पाकिस्तान ने उस वक्त भी कहा था कि पुलवामा हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है, और इनफैक्ट उसकी तहकीकात के हवाले से, शफाफ तहकीकात के हवाले से हर फोरम पे पाकिस्तान ने कहा था कि जी करवाएं, और हम चाहते हैं कि हो, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार नहीं है। अब उस वक्त जो गवर्नर थे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के, सत्यापाल मलिक, जो कि अब जाहिर है साबिक गवर्नर हैं, इस इंसिडेंट के बाद इनको हटा दिया गया था इस ओहदे से, और उनके सीनियर कांग्रेस के एक लीडर हैं और साबिक सीएम है कर्नाटक के सिद्धारमैया। अब इन दोनों की तरफ से कुछ ऐसे इंकशाफात आए हैं पुलवामा हमले को लेके जो कि पाकिस्तान को विंडिकेट करते हैं, पाकिस्तान का जो स्टैंस हमेशा से रहा है इस हवाले से उसकी हिमायत करते हैं। अब इन दोनों ने ये बात की है कि उस वक्त कुछ लैप्सेस इनको नज़र आए थे और इन्होंने मोदी से बात की थी और उनको ये कहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इनफैक्ट जब ये ट्रूप्स को लेकर जाया जा रहा था तो वो कहते थे कि जी ऐसा नहीं होता था कि बाय रोड इनको लेकर जाया जा रहा हो, हमेशा हेलिस प्रोवाइड किए जाते थे, वो नहीं थे, और भी कुछ ऐसी चीज़ें बकौल उनके हो रही थी जिस पर उन्होंने सवाल उठाए। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनको खामोश रहने को कहा, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल थे उनकी तरफ से भी उनको खामोशी इख्तियार करने को कहा गया। और 2 लोगों पर अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी के हवाले से भी, और जो होम मिनिस्टर अमित शाह थे उस वक्त उन्होंने भी उनको खामोशी इख्तियार करने का कहा। सो अब ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं उससे ये चीज़ बड़ी वाज़े हो जाती है कि ये पूरे का पूरा पुलवामा हमले का किस तरीके से ड्रामा रचाया गया था खुद भारत की तरफ से। इनफैक्ट उनके अब कुछ एनालिस्ट जो हैं वो इस पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया ने किरदार अदा किया था कि नरेंद्र मोदी के स्टांस को सपोर्ट किया और फिर इतना वावेला मचाया, पाकिस्तान के हवाले से इतना जहर उगला कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम उठाने के लिए, अपनी हुकूमत को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिटालिएट करने के लिए किस तरीके से एक नैरेटिव जो है उनके मीडिया ने बिल्ड किया। और उस वक्त ये जो फ़ौजी, इनकी फैमिलीज़ को, ये जो 40 फ़ौजियों की फैमिलीज़ थी, ये भी कहती रहीं कि हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि ये हुआ क्या है। उनकी फैमिलीज़ को कोई तसल्ली बख्श जवाब जो है वो नहीं मिल सका। सो ये पूरे का पूरा जो एक फेक ड्रामा था कि ख़ुद आपने अपने फ़ौजी मरवा दिए, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने के लिए ड्रामा किया। इस पर ज़रा पहले मैं बात करना चाहूँगी, हमारे साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।
सबसे पहले तो मुझे बताइए, दोनों इंकशाफात सुन के आई एम श्योर आपको हैरत तो नहीं हुई होगी, क्योंकि ये स्टांस जब से भारत ऐसी चीज़ें कर रहा है तब से कहीं ना कहीं पता ही होता है सबको कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब खुद उनके अपने अंदर से सीनियर सियासतदानों की इस तरीके से आवाज़ आना, आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा? सादिया, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था वी न्यू कि ये सेल्फ स्टेज ड्रामा है, स्टेज ड्रामा इन्होंने किया था। आप ये देखें ना कि एक पूरा एक्सप्लोसिव से भरा हुआ ट्रक कश्मीर में, इज इट पॉसिबल कि वो इनकी उकाबी नज़रों से बच के जा सके? ये सारा प्लान था। प्लान ये था कि इनका इलेक्शन आ रहा था, दे नीडेड वोट, और इन्होंने एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम, एंटी कश्मीर वोट लेना था। दैट इज, और ये इतना खतरनाक मुजरिम नरेंद्र मोदी, और ये जो गुजरात के मुसलमानों का कातिल भी है, इसके साथ ये चार का स्पेशल टोल है जिसको आई ऑलवेज कॉल देम, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये आरएसएस की टोरी आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं। डराना, हरासमेंट करना सब माइनॉरिटीज को और वोट लेना, ये इनका काम है। और ये इतना खतरनाक है कि अपने अजायम के लिए, पॉलिटिकल अजायम के लिए, इसने 40 भारतीय फौजी जो इनके मुहाफिज हैं सरहदों के, उनको मरवा दिया। और उसके बाद ऐसा स्टेट ड्रामा बनाया, फिर उसका मीडिया जिनको कवर करता है कि इमीडिएटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कहा, अगर आपके पास कोई एक्शनेबल एविडेंस है तो आप हमें दें, हम इमीडिएट एक्शन करेंगे। एंड उसका जवाब ये दिया कि जाके उन्होंने जाके बालाकोट पे अटैक कर दिया, और फिर 5-6 दरख्त, एक कौवा, उसके बाद अपने 2 जहाज भी गिरा लिए। एक पाकिस्तान में गिरा, अभिनंदन पकड़ा गया उसको। फिर ये इनकी शर्म की, बेशर्मी की इंतहा है कि उसको जाके वीर चक्कर दे दिया, जो इनका हाईएस्ट क्वालिटी अवार्ड है। I know, that's ridiculous. ये रिडिकुलस है। उसके बाद इतनी कंफ्यूजन थी कि इनके अभी पायलट ने खुद एक्सेप्ट किया, जी हाँ, इनके जो पायलट को भी सजा हुई, ग्रुप कैप्टन विंग कमांडर को, उन्होंने कंफ्यूजन पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर अपने डीप इनसाइड फील करते हुए अपना जब वो हेलीकॉप्टर गिरा दी। तो ये इनकी जो प्रोफेशनल इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंट, ये इनकी फौज सिर्फ नहत्ते कश्मीरी औरतों, बूढ़ों, बच्चों को ये शहीद कर सकते हैं, पैलेट ये कर सकते हैं। तो एक तो ये, इस पे कोई डाउट नहीं है। और अब मेरे ख्याल में दोबारा पाकिस्तान को जरूर इनिशिएट करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, कि हमने पहला भी पॉइंट यही था, अब भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये दुनिया को बताएं कि ये किस तरीके से स्टेज ड्रामे करते हैं, फिर पाकिस्तान को मलाइन करते हैं, और फिर इनकी तो टेररिज्म पाकिस्तान में करते हैं, आपके सामने है। आपने ये अभिनंदन को देखें, वो उसको पकड़ा हुआ है, जिनके यादेव को, गुलबीर सिंह यादेव को पकड़ा, सर्विंग नेवल कमांडर। फिर अभी आपके सामने इमाम गुलजार, जो शंबे को पकड़ा गया है, जो टीटीपी का खास आदमी है, वो इन्होंने इनके पूरे पे रोल पे ट्रेनिंग, एमुनिशन, वेपन। अच्छा, मैं तो खैर आई वंडर के आप सही कह रहे हैं कि ये वहाँ पे, और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ जो बोलने नहीं दिया जाता, एक मुखालिफ कहना चाहिए व्यू जो है, उस पर आवाज़ जिस तरह से बंद की जाती है, इन दोनों के साथ क्या होगा? मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये जो इन्होंने खुद अपनी हुकूमत के हवाले से इतने बड़े इंकशाफात कर दिए हैं, इनके साथ आने वाले दिनों में क्या कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। वेरी सून इनको आप देखेंगे, यही आरएसएस के गुंडे इनको मार देंगे। और ये किसी मुसलमान पे, दो मुसलमानों का आपके सामने देखें, जी बिल्कुल आपके सामने वो एक शब्द है, एक अशरफ है, एक और अतीक, दोनों को उन्होंने मार दिया। उसके बाद फिर किस तरह वो भंगड़ा डाल के खुशी मना रहे हैं। आई मीन, और ये लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं वहां पर। मेरा तो यकीन है कि अगर रूस की 15 रियासतें टूट सकती हैं, तो नरेंद्र मोदी के सारे स्टेप्स आर टेकिंग इंडिया टुवर्ड्स ब्रेकअप, जिसमें कश्मीर, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, उसके बाद इनकी एंसलेट मूवमेंट देखिए कितनी चल रही है, बहुत ज्यादा है। तो ये इनकी फौज तो कंट्रोल कर ही नहीं सकती। इससे जो डरा के, धमका के, टेररिज्म करके, हरासमेंट करके ये कंट्रोल किया हुआ कब तक करेगा? अच्छा, दूसरा एक और चीज़ भी, ऑब्वियसली जब हम फौज की बात करते हैं, आपने जिस तरह से कहा कि देखें, एक फौजी चाहे किसी भी मुल्क का हो, वो अपनी ड्यूटी समझ के, मुल्क से मोहब्बत समझ के वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, वो अपना फ़र्ज़ जो है निभा रहा है। अब ये जो 40 फौजियों को जिस तरीके से मारा गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम आने वाला इलेक्शन जीत जाएं, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान पर हम इल्ज़ाम लगा दें, एक पॉलिटिकल बेनिफिट हम हासिल कर लें, और शायद ये बालाकोट वाला ड्रामा करके भी उन्होंने जिस तरीके से अपने मीडिया में तो, अपनी आवाम में तो ये बेच दिया ना कि पता नहीं उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया है। ये उनकी भारतीय फौज के लिए
ये किस किस्म का पैगाम है। मुझे याद है कि आए रोज़ जो है चंद महीनों के बाद हम देख रहे होते हैं कि उनकी फौजियों की सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोज़ आ रही होती हैं कि देखे जी हमें खाना किस तरह का मिल रहा है, देखे जी हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जब उस फौजी को ये पता चलेगा कि भाई ये तो पाकिस्तान से पे हमला करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हमें मरवा भी देते हैं, तो वो क्या करेगा? सबसे डीमोरलाइजिंग इफेक्ट है कि अगर आपका कमांडर, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री अपने 40 सिपाहियों को मरवा दे और वो अब उनको ये खबर मिल जाएगी, उनकी फैमिली, नॉट ओनली फैमिलीज को, उन कॉमरेड्स को, उन सिपाहियों को, ये इन्फॉर्मेशन रूम में बैठ कर देखते होंगे कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर जो अपने हमारे जवानों का कातिल है, या ये हमारे 4 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये और मिनिस्टर होम मिनिस्टर, अगर ये हमारे फौजियों को मरवा रहे हैं तो उनका क्या ट्रस्ट होगा फौज के ऊपर। और फौज सिर्फ कमांड के थ्रू चलती है। वाई पाकिस्तान मिलिट्री हैज बीन सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग टेररिज्म पाकिस्तान, इट इज द सीनियर ऑफिसर्स कमांड, चीफ आर्मी स्टाफ, कमांडर्स, सेक्रीफाइसेस, पर्सनल मीटिंग, हमारे ऑफिसर्स दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। सबसे ज़्यादा शहादतें हमारे ऑफिसर्स की होती हैं और यही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें वो मैं बार बार कहता हूँ, हमारे लोगों को ज़रूर ख्याल करना चाहिए व्हेन यू पास सर्टेन कमेंट्स कि उनकी लवाहिकीन को, उन विडोज को क्या तकलीफ होती है, उनके पेरेंट्स को क्या तकलीफ होती है। दैट शुड बी वेरी वेरी बी माइंडफुल होना चाहिए। लेकिन इंडिया के मेरे ख्याल में अब उन ट्रुप्स का अपने लीडरशिप के ऊपर और कमांडर्स के ऊपर आई एम श्योर कि उनका एतमाद खत्म हो गया होगा। नाउ दे शुड रेज अ कलेक्टिव वॉइस कि इसकी इंक्वायरी करें। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी कि ये अभी फॉरेन ऑफिस से भी हमने ये सुना है, पाकिस्तान का जो मौकफ है कि देखें नहीं, हमारा जो डे 1 से पुलवामा को लेकर स्टांस रहा है उसकी हिमायत खुद जो है वो अब उनके अपने लोग कर रहे हैं। सो अगेन पाकिस्तान, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, जो मैं इंट्रो में भी बात करी थी कि हम बहुत सारे सियासी इश्यूज में उलझे हुए हैं। सो हाउ शुड वी टेक इट फॉरवर्ड? क्या करें? फॉरेन ऑफिस को भी क्या करना चाहिए? कहाँ खतूत लिखने चाहिए? किन से मुलाकातें करनी चाहिए? क्या करें? देखिए सादिया, बड़ी सिंपल सी बात, नंबर 1 प्रेफरेंस फ्रॉम फॉरेन ऑफिस, आप इस्लामाबाद में तमाम एम्बेसडर्स को बुलाएं, ठीक है, ब्रीफ करें कि दिस इज व्हाट हमारा शुरू से स्टांस था, ये इंडिया ने किया, इसके फॉलोअर्स क्या हो सकते थे, हमने रिस्ट्रेन शो किया, फिर वरना ये कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, हमने वो अवॉइड किया। और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ये इंडिया इस तरह की चाल चलता है। पठानकोट ले लें, उड़ी ले लें, कोई इंसिडेंट नहीं है, सब स्टेट ड्रामे। इवन जो बॉम्बे का इंसिडेंट है, उनको बताएं कि इंडिया क्या कर रहा है, इस खित्ते में कितनी आग लग रही। उसके साथ हमारे रीजन में 2 न्यूक्लियर पावर है, रशिया और चाइना, ईरान। वी मस्ट टेल देम कि ये इस खित्ते में ये इंडिया कर रहा है, इससे क्या इसके फॉलोअप्स हो सकते हैं। उसके बाद इस्लाम, हमारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है OIC का, वी मस्ट गो देयर, वहां जाके सबको ब्रीफ करें एंड देन टेक इट टू यूनाइटेड नेशंस कि दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। गुलभूषण यादव की मिसाल है, गुलजार इमाम की हमारे पास, शाम्बे की हमारे पास मिसाल है, और बहुत मिसालें हैं। चाइनीज एम्बेसडर जी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बताएं। वी हैव टू कीप फॉलोइंग इट। हमारी प्रॉब्लम पाकिस्तान की है, हम 2 हफ्ते के बाद सब भूल जाते हैं। दैट इज द टाइम वी शुड कीप फॉलोइंग, डोंट गिव अप। बिल्कुल। और अभी भी जिस तरीके से इंडिया कश्मीर में ला रहा है G20 कॉन्फ्रेंस, उन ममालिक को जाके बताएं। बिल्कुल। एक और चीज़, ये जो आपने G20 की बात की है कि देखें, हम जब भी भारत को देखते हैं, इंडिया का, उनका मीडिया इस तरीके से तो स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, चाहे गुर्बत है, उनकी इनफैक्ट खुद की मूवीज़ अब बनती हैं कि जी वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं हैं, कितने लोगों के लिए क्या बुरा हाल है वहाँ पर। वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, जिसकी रिसेंट वीडियो कल हमने देखी है, 2 मुसलमानों को जैसे गोलियाँ मारी गई हैं। तो ये एक तरफ सारे इश्यूज़ हैं, बट उनका जो मीडिया है इंटरनेशनली, वो थ्रू मूवीज़ और सब कुछ, वो एक और अपना इमेज जो है वो पोर्ट्रे करते हैं। अब शायद उसी इमेज की बुनियाद पे ये कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पर हैं, बाकी इवेंट्स हैं। अब मुझे बताइए कि आई थिंक सितंबर में वहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी एक इजलास होने जा रहा है, उसकी कॉन्फ्रेंस है, फिर उससे पहले वज़राए ख़ारजा की वहाँ पर मीटिंग है। तो ये आलमी बिरादरी को ये सोचना चाहिए, शायद सोच भी रहे हो कि भाई इन्होंने तो अपने फौजी मरवा दिए थे, हम वहाँ जाएंगे तो क्या हमारे साथ कुछ करके खुदा न खास्ता तो फिर और पाकिस्तान पे ना नाम डाल दें। ये अभी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन ऑफिस की कि उनको बताएं कि कश्मीर इज नॉट अ सेफ प्लेस। वाई इंडिया इज डूइंग, इन पाकिस्तान और चाइना ने तो इनकार कर दिया। बताएं कि वहाँ पर आते हैं तो क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, किस तरीके से के फॉलोअप्स हो सकते हैं। वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि देखें जी वहाँ बड़ी खुशहाली है, वहाँ पर वो
जो बड़ा उनका घंटा घर है वहाँ पर जी ये हमने बड़े हालात ठीक हैं, उसको बड़ा डेरिवेट कर रहे हैं। वो बताना ये चाहते हैं कि यहाँ कश्मीरी बड़े खुश हैं। अब वो दे एक्सेप्टेड इट, नॉट रियलाइजिंग कि वो वहाँ पर कितना नुकसान कर रहे हैं, कितना कुछ हो चुका है और क्या हो सकता है। साथ इंडिया में भी बताएं कि इंडिया इज ऑल्सो नॉट सेफ फॉर देम। ये सारी चीज़ें हमें प्रोएक्टिव तरीके से बताने के लिए होता है। इवन टू एन एक्सटेंड हमें अपने सेनेटर्स, अपने कश्मीर कमेटी के लोग, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लोग भेजें इन G20 ममालिक में, बताएं इसके फॉलोअर्स क्या होंगे, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप और उनको थ्रेट कितना होगा इंडिया का। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, इस टॉपिक पे हमसे बात कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हैदर वहीद साहब मौजूद होंगे जो कि सहाफ़ी भी हैं और लॉयर भी हैं। रज़ा रूमी साहब मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और साबिर शाकिर साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान के सियासी हालात पे हम इनका तज्ज़िया जानेंगे। राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जो पाकिस्तान के सियासत के हालात चल रहे हैं और जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि जी पार्लिमान और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने हैं, उसमें एक सिर्फ पेशरफ्त इतनी हुई है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने शायद अब वाकई में ये सोच लिया है कि हम आपस में बैठे मुज़ाकरात करें। और ये पहल जो है ऑब्वियसली जैसे आज सारा दिन चलता रहा, जमात इस्लामी के सरबराह की तरफ से हुई है। अब उन्होंने मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से भी और इमरान खान साहब से भी, सिराजुल हक साहब ने, और हमने देखा है कि नून लीग की भी एक कमेटी बना दी है उन्होंने। 2 रुकनी अयाज सादिक हैं उसमें और ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो भी 3 रुकनी कमेटी बना दिया, परवेज़ खटक, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद उसमें शामिल हैं। कि ये अब ईद के बाद शायद APC एक कॉल की जाएगी जिसमें सिराजुल हक साहब जो हैं वो एक अहम किरदार अदा करेंगे और इंतखाबात के हवाले से एक तारीख, जनरल इलेक्शंस को लेकर एक तारीख जिस पर सब जो है वो मुत्तफिक हो सके, वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश इस पर करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों के हवाले से जैसे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया अपने तीनों मेहमानों को, उनका तज्जिया जानते हैं। साबिर शाकिर साहब, आई स्टार्ट विद यू। पहले तो बताइए कि आपको वाकई लगता है कि ये ईद गुजर जाए खैर से और उसके बाद वाकई ये मामलात जो इस वक्त पाकिस्तान की अदालत और पार्लिमान के दरमियान चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की PDM की हुक्मरान जमातों और अपोजिशन की जमात PTI के दरमियान चल रहे हैं, इनमें थोड़ी तलखी जो है वो कम होती नजर आएगी आपको? मेरा ख्याल है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि कुछ सिग्नल्स दे दिए गए हैं और वो एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, क्योंकि तवक्को नहीं थी कि इस तरह के सिग्नल्स भी आ सकते हैं। तो उनको वो जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, हफ्ता 10 दिन लगता होता है, आपको पता है कि हाई पोटेंसी अगर दे दी जाए और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दे दी जाए तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो लेकिन पता है एक स्टेज ऐसी भी आती है कि बहुत ज़्यादा हैवी डोजेज आपको एंटीबायोटिक्स की मिलना शुरू हो जाए ना, तो वो बॉडी जो है वो फिर उस असर नहीं होता उनका भी, वो जवाब दे जाती है फिर। नहीं, फिर उसका अगर वो बॉडी अगर वो असर ना ले तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी से मेरा ख्याल है कि सर्जरी से ये बचेंगे, सब समझदार हैं, सर्जरी से बचने की कोशिश करेंगे और एंटीबायोटिक हाइपोटेंसी जो है उसी के जरिए ही अफाका हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि एंटीबायोटिक का पूरा एक सर्कल होता है, वो साइकिल जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद होगा। और मेरा ख्याल है कि ईद के छुट्टियों के दौरान ही चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि जो एक्सट्रीम पोजीशन ले जा रही थी और मसल्स दिखाए जा रहे थे वो मेरा ख्याल है कि सारे का सारा फ्लॉप हो गया है। अब मसल्स दिखाने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि बातचीत के जरिए से ही मसला हल होना है और ईद के बाद काफी तवक्को है। बिल्कुल सही है। अब रज़ा रूमी साहब, ऑब्वियसली सहाफ़ियों की वो कहते हैं ना आदत होती है कि बिटवीन द लाइंस जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही हो ना, उसको समझने की पूरी कोशिश में हम भी रहते हैं। तो ये जो साबिर शाकिर साहब ने कहा है कि बिल्कुल आने वाले दिनों में ईद के बाद तलखी कम हो जाएगी, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंटीबायोटिक्स से ही काफ़ी अफाका हो जाएगा, तो ये सूरत हाल जो है आर्मी चीफ के इस बड़े क्लियर मैसेज के बाद पैदा हुई है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि
पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, अल्लाह की हाकमियत है, और आइन जो पाकिस्तान का बना है अल्लाह के हुक्म से, वो सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों को ये हक देता है, उनके थ्रू इख्तियारात इस्तेमाल होंगे। जी शुक्रिया सादिया। मेरे ख्याल से बिल्कुल उससे ताल्लुक बनता है, अगरचे कि मुझे नहीं इसका पता कि क्या वाकई में आर्मी चीफ की इंटेंट ये थी, लेकिन उसकी जो तशरीह की गई है खुसूसन हुकूमती हलकों की तरफ से वो यही की गई है कि इस वक्त जो पाक फौज है वो आइन और पार्लियामेंट का जो प्रोसेस है उसके पीछे खड़ी है। कम से कम यही तासुर मिला है मीडिया में भी जिस तरह से वो रिपोर्ट हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा अहम बात जो इम्पोर्टेंट ये है सादिया कि ये खुद भी समझ आ रही है तहरीक इंसाफ को भी और हुकूमत को भी कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो उनके दोनों के हाथों से निकल रही है। अगर कोई सियासी इनिशिएटिव लेकर कोई समझौते की राह ना निकाली जाए, क्योंकि आपने देखा है कि इस वक्त शदीद किस्म की सुप्रीम कोर्ट में हमने तकसीम मौजूद है और ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर आता भी है तो वो उस पर अमल दरामद करने का क्या तरीका है, क्योंकि आपने देखा है कि अभी तक तो गुरेजा है हुकूमत ब्लेटेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो वायलेट कर रहे हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ वो कुछ रीजंस भी दे रहे हैं, कुछ बहाने भी बना रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और इसी तरह जो दीगर मुल्क में सूरत हाल है उसमें किसी सियासी डायलॉग के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये मामला ही गलत होता है कि आप अदालतों को या फौजियों को कहें कि जी आप आके सियासी मसले हल कर दें। ये सियासतदानों को इसमें एक समझ बूझ का मुजाहरा करना चाहिए। मुझे तो बड़ी खुशी हुई देखकर ये कमेटी बन गई है और ये इतलात आई कि डायलॉग की राह खुलेगी और मैं चाहता हूँ कि आप शहबाज शरीफ साहब जो हैं और सीनियर जो पीडीएम के रहनुमा है वो स्ट्रेट अवे इमरान खान से मुलाकात करें और वहां पे बैठ के वो एक डेट तय करें, पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा दें, बात खत्म। और ये जो एपीसी जिसको कॉल करने की कोशिश सिराजुल हक साहब कर रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब भी शामिल हों और शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हों। और आपको याद होगा कि ये आगाज़ उस वक्त हुआ था जब असद उमर की सरबराही में पीटीआई का वफ्द गया था सिराजुल हक साहब से मिलने के लिए, एंड देन सिराजुल हक साहब टुक दिस इनिशिएटिव। मैं हैदर वहीद साहब, मुझे ये बताइए कि एक तरफ ऑब्वियसली आज हम जिस अच्छी डेवलपमेंट पे बात करें, लेकिन वो सिर्फ अभी कमेटियों की हद तक है, अभी ईद के बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज ही ये बयान पहले भी आया है और आज फिर से दोहराया है इसको वज़ीर दाखिला ने, राना सनाउल्लाह ने, कि जो मर्जी कर लें, पंजाब में इंतखाबात जो हैं वो 14 मई को नहीं होंगे। तो ये तो अपनी जगह पे इनका मौक़िफ़ मौजूद है, इसके बावजूद आपको लगता है कि बैठ जाएंगे, बात हो जाएगी, जबकि पीटीआई आपको बार बार कहती है कि पहले इंतखाबात की तारीख दे दें उसके बाद हम बैठेंगे। देखें, बातचीत तो होनी इसीलिए है ना कि 14 को ना हो, लेकिन 8 अक्टूबर को भी ना हो, कहीं दरमियाना रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाए। और वो समझ सबको यही आ रहा है कि अब वाकई में जो है हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटल इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ ही जा रहे हैं एंड फुल स्पीड अहेड जा रहे हैं, और ये इससे कोई फरार नहीं है। अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं फॉलो करती और ये बेंच बैक डाउन नहीं करती, वी आर हेडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। देयर इज जस्ट नो टू वेज अबाउट इट। तो अमूमन हमने देखा है कि जब भी चाहे वो लॉयर्स मूवमेंट का पूरा जलसा था, जलूस था जो जा रहा था पिंडी की तरफ और फिर बीच में जो है मामला हल हो गए, तो एस्टैब्लिशमेंट कहीं ना कहीं केओस, कंप्लीट केओस को अवॉइड करती है, बिकॉज ये जो ग्रांड नॉर्म है, जो भी जिस तरह का भी डिफैक्टो निज़ाम है वो तितर बितर होने में उनका भी नुकसान है। तो वो ये ऑर्डर को कंप्लीट डिसऑर्डर में तब्दील करना उनके भी हक में नहीं है। कंट्रोल्ड केओस कैन समटाइम्स फेवर देम बट केओस डज नॉट फेवर देम। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि कहीं इंटरवेंशन के थ्रू कहीं ना कहीं एक रास्ता अब निकाला जाएगा, बिकॉज अदरवाइज वी आर हेडेड फॉर अ कंप्लीट केओटिक मेल्टडाउन ऑन ऑल फ्रंट्स। और क्योंकि देखेंगे परफेक्ट स्टॉर्म आ रहा है पाकिस्तान की तरफ, इकोनॉमिक, सोसाइटल एंड ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक, हर तरह से वी आर हेडेड फॉर अ कंप्लीट कोलैप्स। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं ज़रूर इंटरवेंशन जो है वो अगर हुई है, तो मुझे पता नहीं है बाय इंफॉर्मेशन, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि कहीं ना कहीं दरमियाना रास्ते की तरफ पुश किया जाए। कहीं ना कहीं खान साहब को भी यह बावर कराना होगा। देखें, ये सब कुछ के पीछे एक चीज़ है कि एक आदमी को नहीं आने देना।
एक आदमी इतना बड़ा खतरा हमारी कौम, हमारी रियासत, हमारी यूनिटी के लिए बन गया है, तो उस आदमी को भी, अब चाहे सही, अगर मैं ही नहीं कह रहा कि वो वाकई ऐसा है या नहीं है, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि पावर्स दैट बी को इतनी एप्रीहेंशन अगर किसी शख्स है, तो उस शख्स को भी चाहिए कि चाहे वो उनके टेन्योर हो, चाहे मुखालफीन को जेल में डालने की बात हो, देयर हैव टू बी सम गारंटीज कि इमरान खान इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक ही डिड लास्ट टाइम, बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एनीवन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। तो कहीं ना कहीं ये जो बातचीत है उसमें ये भी होगा कि भाई अगर आप जीत जाएंगे तो वो सब कुछ नहीं हो सकता जो पिछली दफा था। पिछली दफा तो सेम पेज था, साकिब निसार थे, बाजवा साहब थे, फैज साहब थे, इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, अवाम का एक उनका जोर है, इस दफा वो सिलेक्टेड नहीं होंगे अगर जीतते हैं, पिछली दफा सिलेक्टेड थे, तो फर्क है। लेकिन दूसरी तरफ भी फर्क है कि अब आप जो है ना, एक आम आदमी से वो जो बड़ी महान आदमी बनते हैं कि हजरत उमर से कम बात नहीं करते, अल्लामा इकबाल से कम कोई उनके मुंह में बात नहीं है, मदीना की रियासत से कम उनका निज़ाम नहीं है, तो वहाँ पहुँच के फिर आप एक आम आदमी फिर बन नहीं सकते। आपको वाकई रिफॉर्म करने होंगे, आपने AC नहीं निकालने फिर जेलों में से। तो खान साहब को भी कहीं ना कहीं यह बावर कराना होगा कि इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक लास्ट टाइम फॉर हिम टू गेट इलेक्शंस। बट ये है कि देखें, कियोस को प्रिवेंट करना सबके फेवर में है, बिकॉज इफ इट गोज आउट ऑफ हैंड, इट विल गो आउट ऑफ हैंड इन अ वे दैट इट नेवर हैज। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। इवन बांग्लादेश के वक्त ये माशी हालात नहीं थे, बांग्लादेश के वक्त वेस्ट पाकिस्तान में ब्रेकडाउन नहीं था। ये जो इस वक्त कशीदगी है उसमें कमी लाने की कोशिश की होगी, शायद इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, या कि सियासतदानों को खुद भी समझ आ गई हो कि भाई नहीं कर रहा वो इदारा मुदाखलत, जो मर्जी कर लें, हम नहीं मुदाखलत कर रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं मुलाकातें कर रहा, तो आपस में ही बैठो। ये भी शायद एक रीजन हो सकता है। लेकिन भारत देखिए, मुदाखलत जो एक्चुअली नहीं कर रहे वो डोनर हैं। जी जी, मुकम्मल कीजिए। मुदाखलत जो एक्चुअली नहीं कर रहे वो इंटरनेशनल पावर्स। हम तो सुसाइड जैकेट पहन के घूम रहे हैं कि हमें बचा लो अपने आप से, जो अमूमन हमें बचा लिया जाता है। इस दफा इंटरनेशनल पावर्स एंड डोनर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। वील हैव टू डू इट आवरसेल्व्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री। द वॉर इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू वर्क। वी हैव टू डू इट आवरसेल्व्स फाइनली। एंड आई होप we can only hope that we do it right, but let's say साबिर शाकिर साहब, मुझे बताइए कि ये जो अभी हैदर वहीद साहब कह रहे हैं, यही PDM की जमातों के शायद खदशात या कंसर्न्स हैं कि पहले वाला जो एहतसाब था, या एहतसाब के नाम पे जो कुछ भी किया था खान साहब ने, कि ये वापस आके वही सब कुछ ना हो। सो आपको लगता है कि खान साहब अगर वापस आते हैं हुकूमत में, तो वो इस बार तैयार हैं सही मानों में रिफॉर्म्स लाने के लिए, ना कि ये जो एहतसाब के नाम पे इंतकाम पहले जो PDM के रहनुमाओं के साथ हुआ, जिनके आज भी कोई केस जो है वो साबित नहीं हो सका है? अच्छा, वो अगर इस बहस में चले गए तो वो तो फिर लंबी बहस हो जाएगी कि अकाउंटेबिलिटी और कौन करता है, कैसे करता है, वो इनको भी पता है, PMLN को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब जाते जाते बता के गए हैं कि क्या सिचुएशन है नैब की और नैब को कैसे कंट्रोल किया जाता है। वो रिजाइन दे के चले गए, वो सारी तस्वीर पूरी क्लियर करके गए हैं। लेकिन अब हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने की वही है कि बहुत जल्द, मैं तो कहता हूँ कि हैदर वहीद साहब, रजा रूमी साहब, आपके दरमियान, मेरे दरमियान आउटलाइन तैयार हो चुकी है, और आउटलाइन के मुताबिक फिर हमने आगे बढ़ना है, और आगे कंसेंसस के साथ बढ़ा जाएगा, और सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव मैनर्स में ही आगे बढ़ेगी। और उसमें एक बात हमें जहन में रखना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है पाकिस्तान का, पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो इतना है कि वो किसी भी वन मैन शो को नहीं आगे बढ़ने देता। अगर कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर हो, वो अगर चाहे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो नहीं कर सकते। इवन चीफ एग्जीक्यूटिव थे परवेज मुशर्रफ साहब, वो प्रेसिडेंट भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, आर्मी चीफ भी थे। एक वक्त आया था कि सिस्टम ने उनको भी उठा के बाहर फेंक दिया था कि चलेगा। तो हम हर किसी को एक सिस्टम के अंदर रह के ही काम करना है और एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है। ना ही मादर पितर आज़ादी किसी ए को दी जा सकती है, ना ही मादर पितर आज़ादी किसी बी को दी जा सकती है। ये इस सारे क्राइसिस में, ये जो 1 साल का रेजिम चेंज का हुआ है, इस सारे क्राइसिस में बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं और वो सारे सामने आए हैं, और जो सिस्टम के अंदर छुपी हुई चीजें हैं वो सारी की सारी सामने आ चुकी हैं। वो रजा रूमी साहब को भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया, आपको भी पता चल गया, हैदर वहीद साहब को भी पता चल गया, सबको पता चल गया कि जो चीजें पहले ढकी छुपी अंदाज में बातें की जाती थी,
वो सब का सब निखार बन के सामने आया है। इसलिए अब इस सारे क्राइसिस में ये अब भी जो चीजें, क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि ये क्राइसिस जो इस वक्त हम देख रहे हैं, का वो पॉलिटिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इकोनॉमिक का क्राइसिस है, ये सारा ऑर्गेनिक तो है नहीं, ये ऑर्गेनिकली तो नहीं है, ये तो एक ख्वाहिशात थी कुछ, उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सारा सिस्टम तलपट कर दिया गया। अदरवाइज तो ये इलेक्शन का साल था और इलेक्शन होने थे, और इलेक्शन होने के नतीजे में कम से कम ये पोजीशन इस वक्त जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी और 14 जमातों को भुगतना पड़ रही है, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, ये सिचुएशन उस वक्त ना होती अगर ये मामूल के मुताबिक ऑर्गेनिकली ये इलेक्शन होते और सिस्टम तब्दील होता एक जो एक जमहूरी तरीका है। तो अब मेरा ख्याल है कि चीजें उस तरफ नहीं जाएंगी, मुझे इसी नोट पे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि दोनों अतराफ से कमेटीज़ बना दी गई हैं और मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे बयानात भी हैं जो कि शायद एक फ़रीक की तरफ से जो आ रहे हैं वो दूसरे को कबूल ना हो। मुझे बताइए रज़ा रूमी साहब कि ये जो 14 मई के इलेक्शंस का मामला है, हैदर वहीद साहब की ये बात सही है कि फिर आपको अक्टूबर से भी हटना पड़ेगा और आपको 14 मई से भी हटना पड़ेगा। दोनों अतराफ ज़िद अभी भी मौजूद है, आपको कोई दरमियान की तारीख जो है उस पर इत्तफाक करना पड़ेगा तमाम इलेक्शंस के लिए। जैसे बार बार एक तरफ से कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस इकट्ठे हों, लेकिन आज भी पूरी पीटीआई ये कह रही है कि 14 मई की तारीख से आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और इक़दाम हुआ है कि 21 अरब रुपए डायरेक्टली उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को ऑर्डर किया है कि वो रिलीज़ करें। अब इस पे बड़े दिनों से जो कि अपनी पार्टी से तो नाला हैं, हटा भी दिए गए मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने भी कहा है कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर स्टेट बैंक को ये फ़ंड जारी करने का हुक्म देना अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ है, इस पर अमल नहीं हो सकता क्योंकि वजारत ख़जाना और ऑडिटर जनरल भी विफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर पैसे नहीं निकलवा सकते। ये मामला आपको कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, बात यह है कि ये मामला तो कहीं नहीं जाता दिखाई दे रहा। सादिया आपके सामने है, एक बहुत ही संगीन और शदीद डेडलॉक जो है वो इस वक्त मौजूद है और इस हद तक मौजूद है कि उसकी जो मुज़मिरात हैं या उसकी जो बाज़गश्त है वो अब इदारों के अंदर पहुंची हुई है। आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 8 बामुकाबला 7, तभी कोई कह रहा है 6 बामुकाबला 9 बामुकाबला। कभी आपने ये सुना था पाकिस्तान की तारीख में? आपको पता है कि पहले भी अदलिया कंट्रोवर्शियल फैसले देती रही है और पहले भी ये बात होती रही है, लेकिन इस हद तक तकसीम और इस हद तक गिरोहबाजी का जो शुबा या जजेस के हवाले से नाम लेकर, मतलब देखिए, हो चुका है। अभी इन हालात में कोई जज जो है वो चीफ जस्टिस बनता है या कोई जज उसमें बनेगा, आप बताएं कि अवाम का एतमाद या पब्लिक परसेप्शन क्या रह गई है इस कोर्ट की? अगर अभी जिनको एक साइड जो है वो चीफ जस्टिस साहब को सर आसमान पे उठा रही है, दूसरी साइड उनको बुरा भला कह रही है, इस्तीफों का मुतालबा कर रही है, और जो उनके बाद जिन्होंने बनना है चीफ जस्टिस उनके साथ भी उलट कर दीजिए। एक साइड उनको बुरा भला कह रही है, एक साइड उनके जमीन आसमान से कलामे मिला रही है। तो इस इदारे की तो जो मैं समझता हूँ इसकी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी को ठीक करने के लिए जो नुकसान हुआ 1 साल में, वो उसको फिक्स करने के लिए कोई कई साल दरकार होंगे। यही दीगर इदारों का हाल है। तो अब इस सूरत हाल में ये सियासतदानों का काम है कि उन्होंने इन मामलात को इस नहज तक पहुंचाया है, और इसमें इमरान खान साहब सब सरे फहरिस्त हैं, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल, जिसे उन्होंने कहा था ना कि मुझे जब निकालेंगे तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा, तब उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि वो वाकई में खतरनाक हो चुके हैं। और यही जी हो गए हैं, और यही वजह है कि अब जो है खान साहब को भी पीछे हटना पड़ेगा कुछ कदम, और
देखिए खान साहब को तो जो भी कहें, जो हुकूमत वक्त है, जो रूलिंग कोलिशन है, उसकी जिम्मेदारी, इक़्तिदार उसके पास है इस वक्त, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि उसको आगे बढ़कर स्टेट्समैनशिप दिखानी पड़ेगी और एक ऐसा राह निकालनी पड़ेगी कि ये जो स्टैंड ऑफ है, ये जो क्राइसिस है, ये खत्म हो। जी बिल्कुल ठीक है। अब हैदर वहीद साहब मुझे ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ चुके, उनकी हुक्मदूली होती है तो फिर ये मामलात चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तौहीन अदालत के ज़ुमरे पर आकर ख़त्म हो, गवर्नर स्टेट बैंक, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक को लेकर भी हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि ये तो हो नहीं सकता, गवर्नर स्टेट बैंक का ये मैंडेट है ही नहीं। या फिर वज़ीर आज़म जो हैं, अगर उन पे तौहीन अदालत लगती है वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, उस पर भी आपने हुकूमत के बयान सुन लिए कि जी करना है 100 दफ़ा करें, हम तैयार हैं, इस दफ़ा हम किसी भी तौहीन अदालत के लिए तैयार हैं, आपने हमारे पहले भी बंदे निकाले, वज़ीर आज़म फारिग किए हैं, तो अभी भी अगर करना चाहते हैं तो कर दें। सो ये जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, इन पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या होगा? क्योंकि हुकूमत या अपोजिशन जाके ये तो कह नहीं सकती अदालत में कि देखें अब हमारे मुज़ाकरात शुरू हो गए तो अब आप रहने दें जो ऑर्डर्स आप कर चुके हैं। पहली बात तो है, देखें मुज़ाकरात पे तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी, बट आप यकीन करें कि अगर सारी पार्टियां जाके सुप्रीम कोर्ट को इल्तिजा करती हैं तो मुझे कोई शक नहीं है कि 14 मई की तारीख जो है बदल के वही होगी जो PML नून और PTI जो है तजवीज़ देंगे। ऑल्दो ये बात स्ट्रिक्टली बिल्कुल मुझे कोई दो राय ही नहीं है इसमें, 1% भी चांस नहीं है कि वो माने ना सुप्रीम कोर्ट। हालांकि टेक्निकली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट ये बिल्कुल कह सकती है कि आप लोग कौन होते हैं, आइन के मुताबिक आवाम का इलेक्शन है और मैंने 90 दिन में देना है और करीब तर 90 दिन में 14 मई को ही देना है। वो कह ज़रूर सकते हैं, बट जिस तरह मैं समझता हूँ अदालतों को द वे दे वर्क, वो कभी भी PTI और PML नून के मुआहदे को अपोज कभी भी नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी डेट वो मान जाएंगे, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर बड़ी खुशी आमादा होगी, अपने सर से इसको निकालेगी। लेकिन अगर ये नहीं होता और ये महाजराई की तरफ बात जाती है तो देखें, एक तो ब्यूरोक्रेट और ये जो अपॉइंटीज होते हैं उनको बिल्कुल अलहदा रखें आप सियासतदानों से। 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे लोगों की। एक तो स्टेट बैंक का जो मेरे ख्याल से गवर्नर है, मेरे ख्याल से वो कल पैसे दे देंगे। वो इस चीज़ में ही डजंट हैव हिज स्किन इन द गेम द सेम वे। वो कहेंगे कि मैं क्यों इसमें पढ़ूँ, ये हुकूमत आनी जानी है, इलेक्शन ईयर वैसे ही है, ये साल नहीं अगले साल, मैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पैसे वो रोकेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि हुक्म जो था वो अगर थोड़ा सा केटर कर लेता कि आगे जो अप्रूवल है वो पहले हो जाता और रिलीज बाद में होती। बहरहाल अब ये चीज़ें और वाटर अंडर द ब्रिज, एक दफ़ा हुक्म आ गया है तो स्टेट बैंक ने तो पैसे रिलीज करने ही करने और मेरे ख्याल से वो करेंगे। जहाँ तक ये वज़रा हैं, देखें लॉ सेक्रेटरीज या जो सेक्रेटरीज हैं महकमों के, मिनिस्ट्रियों के, वो भी मेरे ख्याल से अपना करियर दाव पे नहीं लगाएंगे। लेकिन मिनिस्टर्स तो बड़े आराम से, वो तो कहेंगे 10 दफ़ा कंटेम्प्ट करें। कोई, मैं बिलफर्ज बात करूँगा, राना सनाउल्लाह पे बात आएगी, वो कहेगा मुझे 10 दफ़ा डिस्क्वालीफाई कर दें। उनकी लॉयल्टी, उन्हें पता है उनका अच्छा बुरा कहाँ पे है। वो तो अदालत की अगर उन्हें कहा गया ना सुनने की तो वो तो कहेंगे आप 10 दफ़ा हमें जेल भेज दें, कुछ भी नहीं आगे पीछे होंगे वो। लेकिन अब आ जाएं आप प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ द PMLN जी। और अगर वो डिस्क्वालीफाई 5 साल के होते हैं तो उनकी अंदरूनी सियासत बिल्कुल उलट हो जाती है, उनके बेटे सबकी। तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब मुझे लग नहीं रहा कि डिस्क्वालीफाई होना चाहेंगे बिल्कुल भी। हालांकि भाई की बात कभी टालते नहीं है, इवेंचुअली मान लेते हैं। ये कभी हुआ नहीं है कि उन्होंने सीना जोरी की हो भाई के सामने। इस दफ़ा भी सीना जोरी तो नहीं, बट कहीं ना कहीं आई थिंक रास्ता वो निकालेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो डिस्क्वालीफाई होना चाहेंगे। और ये सारी चीज़ अगर एंड तक जाती है तो ये बेंच ने तो क्लियर कर दिया, जिस डिटेल में ऑर्डर दिया, जिस मार्कर्स के साथ दिया, जो सुपरविजन अपनी रखी है, कि ये तो एंड तक जा रहे हैं, चाहे अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। इन्होंने एक और चीज़ इंपॉर्टेंटली कही है, इन्होंने कहा है कि देखिए तौहीन अदालत हमारा काम नहीं है, यानी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। वो कहते हैं अमल दरामद ऑर्डर पे हमारी प्रायोरिटी है, उसके लिए करनी पड़ी तौहीन अदालत तो वो करेंगे। लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हम किसी के खिलाफ एक और कानूनी नुक्ता है, उसका भी जरा जवाब दीजिएगा, फिर मैं साबिर साहब की तरफ जाती हूँ। कि आज मैं देख रही थी कि जी खान साहब ने, प्रेसिडेंट साहब को PTI ने कहा है कि आप अपना किरदार अदा करें, क्योंकि KPK के और पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स चल रही हैं 90 दिन के बाद ये गैर कानूनी हो जाती हैं, तो फिर किस तरीके से कंटिन्यू कर रही हैं, तो उसमें कोई सदर साहब का किरदार बनता है। हालांकि वो इंटरेस्टिंगली हमारे यहाँ हर तरह का, मैं तो कहती हूँ कि जी प्रेसिडेंट मौजूद है। एक और चीज़ जो मैं देख रही थी कि कोर्ट हुई, वो एक अदालती हुक्म है ख्वाजा तारिक रहीम केस,
उस पे ये बताया गया कि जनाब निगरान हुकूमत सिर्फ 90 दिन के लिए नहीं बल्कि अगली मुंतखब हुकूमत के हलफ लेने तक फ़राइज़ सरअंजाम दे सकती है। सो हर तरह की हमारे पास तौजीहात दलाइल मौजूद होते हैं। देखें, सबसे बड़ी जो आईनी शिक है वो तो है ही कि नॉट लेटर दैन 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। अगर इसके ही आप आगे चले गए तो ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है ये तो जाहिर है उसके साथ चल रही है ना, और वो तो अदालत इन एनी टाइम उन्हें एक्सटेंड कर देगी जब तक के इलेक्शन नहीं होते। अदालत ने जाना है इलेक्शन करवाने के पीछे, जब तक इलेक्शन नहीं होते केयरटेकर गवर्नमेंट चलेगी। और अगर उसको हटाने या हवाले से कि 90 दिन हो गए आप हटें तो यही बात आ जाएगी भाई इलेक्शन ही नहीं हुआ। सदर साहब यानी कोई किरदार अदा नहीं कर सकते जैसे पीटीआई ने उनको बोला। नहीं, नॉट प्रैक्टिकली अंटिल इलेक्शंस होते हैं या अंटिल अदालत कोई फैसला करती है। दिस केयरटेकर गवर्नमेंट इज हियर टू स्टे। ठीक है। अच्छा साबिर साहब मुझे बताइए, अगेन मुज़ाकरात से हट के, जैसे हैदर साहब ने कहा कि बिल्कुल ये कानूनी तौर पे तो समझ में आती है कि ये लोग जाएं और कहें कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं तो आप बीच में से निकल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि अगर ये एक डेट पर इत्तफाक हो जाता है तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई इशू होगा नहीं। लेकिन अदरवाइज भी आप देखें जो पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी आपको नजर आ रहा है, कोई मैं कहती हूँ कि जज ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस ना गए हों। कल वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी चला गया, इक्का दुक्का जजेस बचे हैं। फिर ऊपर से देखिए ये एक बात मैं क्लियर कर दूं सादिया, ये बड़ा जरूरी है आपका समझना, ये आपका बड़ा जरूरी है समझना, ये रेफरेंसेस नहीं होते। दीज आर नॉट रेफरेंसेस, प्लीज अंडरस्टैंड। ये कंप्लेंट्स होती हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिनका इख्तियार है उनको रेफरेंस में कन्वर्ट करना या प्रेसिडेंट रेफरेंस भेजता है। तो ये जो कंप्लेंट्स भेजी जा रही हैं काउंसिल को, कभी ईसा साहब के खिलाफ कभी ये दीज आर नॉट रेफरेंसेस, दीज आर mere complaints made to the council that can turn it into a reference if they so choose, which they have not yet. ठीक है, और वो इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। चलें, बड़ा अच्छा हो गया, ये भी क्लैरिफाई होगा साबिर साहब। तो ये वाली जो दोनों इदारों की जंग है इसका भी अंजाम नजर आ रहा है अगर सियासतदान वाकई में अपने डिफरेंसेस जो हैं वो सुलझा लेते हैं। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर बहुत जल्द ईद के बाद तक अगर ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज, तो फिर 14 मई को पंजाब का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट करवा देगी, क्योंकि इनके पास टाइम थोड़ा है। इनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, अगर एक दिन इलेक्शन करवाना है तो फिर वो बहुत जल्द से जल्द, यानी कि जब तक मई 2-3 मई से पहले वो एक ऐसे एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं कि जिसके बाद फिर एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्लियामान में वापस जाना पड़ेगा, पीटीआई को वापस ले जाना पड़ेगा, फिर एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना पड़ेगा। ये जो डिले इन्होंने करना, क्योंकि अगर ये चाहते हैं कि इलेक्शन ये 14 मई को ना हो और उसके बाद ये मजीद इसको 2 महीने आगे लेके जाना है, तो उसमें सिवाय अमेंडमेंट के और कोई रास्ता नहीं है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जो है वो 14 मई को इलेक्शन करवा देगी। अच्छा ठीक है, ये अभी मैं देख भी रही थी जो हम कह रहे थे कि पीटीआई के हवाले से वो फवाद चौधरी ने खत लिखा है सदर साहब को और ये कहा है कि जी हमारी अब से इस्तदा है कि क्योंकि ये 90 रोज़ के बाद ये हुकूमतें इनहराफ कर रही हैं आइन से, तो इसका नोटिस लें आप। ये भी बड़ा एक अजीब सा ही ट्रेंड चल पड़ा है अभी तो साबिर साहब के सदर साहब का किरदार भी अहम हो गया है बहुत सारी चीज़ों में। हालांकि आइन के हवाले से तो बहुत सारे सवालात लेके पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। ये डिपेंड करता है कि ईवान सदर में कौन है। अगर ईवान सदर में जरदारी साहब थे तो ईवान सदर बहुत तगड़ा था, अगर वहाँ पे ममनून हुसैन होंगे तो जाहिर है फिर ईवान सदर का हाल। और अब सदर अलवी हैं, वो बिल्कुल वो इतना अच्छा खेल रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा उनको बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं और बहुत अच्छा वो टफ टाइम दे रहे हैं। और जो भी इस वक्त जो सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट में ये 184 में की गई है, अमेंडमेंट की गई, कानून साजी की गई है, अगर प्रेसिडेंट उसको ना रेजिस्ट करते तो अब तक तो पाया पलट चुकी होती। अब तक तो इनके पास वो टाइम ठीक है। ये लेकिन इसमें रज़ा रूमी साहब ये जो अभी इन्होंने बात की है, मुझे बताइए कि ये जुडिशल रिफॉर्म्स की जो बात है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल है, उसमें तो खुद बहुत सारे लॉयर्स आकर कहते हैं कि हमारी बहुत सारी डिमांड्स इसमें पूरी हो रही हैं, हमारे बहुत सालों पहले की ये चीज़ें थी जो हर हुकूमत के आगे हम ये रखते थे, हमारी सुनी नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग से एतराज़ी है, वाकई कुछ ऐसे नुकात हैं कि जो सदर साहब ना रोकते तो पता नहीं फिर क्या हो जाता।
ये मैं बता देता हूँ क्या होना था। देखिए बात ये कि आप बताइए, फिर मैं रजा रूमी साहब का भी मौकफ जान लेती हूँ। टाइम थोड़ा क्विकली बताइए साबिर साहब, कौन सी चीजें गलत थी इस बिल में? जी क्विकली ये होना था, मैं गलत सही की तरफ नहीं, मैं एक पॉलिटिकल जो है, अता तारड़ साहब ने कहा कि 20 तारीख तक इनके पास वक्त है और 20 तारीख के बाद फिर हमारा वक्त शुरू हो जाएगा। 21 तारीख को ये कानून बन जाना था, सदर दस्तखत करते या ना करते। 21 के बाद ईद की छुट्टियां होनी थी, ईद की छुट्टियों के बाद उन्होंने वापस आना था, तो एक 5 मेंबर्स होना था बेंच, और उस बेंच ने इसको रिव्यू करना था, कोर्ट ऑर्डर को, ये जो इलेक्शन ऑर्डर है इसको सस्पेंड करना था, और उसके बाद फिर अगले मरहले में मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था। बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ आवरी का। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली टाइम बिल्कुल थोड़ा था। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।